हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र का एक नया अध्याय। आज हम छंदों का परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर छंद किसे कहते हैं, छंद से आप क्या समझते हैं, ये छंद शास्त्र के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि यह जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जब पेपर आता है उसके अंदर हिंदी साहित्य, जो बच्चे हिंदी साहित्य को लेकर जो टीचर बनने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए भी यह काव्य शास्त्र में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छंदों का परिचय। आज हम सिर्फ छंद के बारे में जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। छंद, आपकी डिस्प्ले में छंद, छंद का परिचय। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु में असून प्रत्यय लगने से बना है। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु यानी कि छद धातु। अब धातु के बारे में वर्णन करेंगे कि भी धातु से क्या अभिप्राय है। भाषाओं की जननी संस्कृत कहलाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है और हिंदी के अलावा और भी अन्य भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और जिसके अंदर हिंदी एक भाषा है। तो संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे गए थे, जो हमारी लौकिक और वैदिक संस्कृत थी, उस भाषा के अंदर जो वेद लिखे गए थे उनमें जो भाषा होती है, जो उनके जो रियल शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे चंद्र। चंद्र शब्द है, यह एक रियल शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको चंद्रमा कर दिया है, या यूँ कहे तो हमने इसको चांद कर दिया है। जैसे ग्राम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। अब हम क्या बोलते हैं, हम गांव बोलते हैं। गांव ये शब्द है तद्भव, ये है तद्भव और ये है तत्सम। तो तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के रियल शब्द हैं, जो ज्यों के त्यों अन्य भाषाओं के अंदर सम्मिलित कर दिए जाते हैं, वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। तो जो छद धातु है, यह जो शब्द है छद शब्द है, ये संस्कृत का रियल शब्द है। तो छद धातु, धातु मतलब शब्द में असून नामक प्रत्यय लगने से, यानी कि छद शब्द में असून, असून, असून नामक प्रत्यय जुड़ा। प्रत्यय आपको पता है कि हिंदी भाषा के अंदर एक प्रत्यय और एक उपसर्ग होता है। प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर छद जो मूल शब्द है संस्कृत का, उसके अंदर असून नाम का प्रत्यय लगने से एक शब्द बनता है जिसका मतलब है छंद। ये एक छंद बना, शब्द बना। तो इसकी रचना तो ये होगी, तो उससे शब्द बना, छंद शब्द बना। अब छंद शब्द, ये तो इसकी रचना होगी। अब छंद शब्द के अर्थ क्या है, इसके अनेक अर्थ ही का मतलब इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मान लो किसी को प्रश्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, किसी की कोई कामना करना, कोई इच्छा, आकांक्षा या अक्षर संख्या का परिमाण आदि। यानी कि छंद शब्द का अर्थ होता है किसी को खुश करना या प्रसन्न करना। तो आपको भी पता लगा कि छंद जो शब्द है वो छंद धातु में असून नाम का प्रत्यय लगने से बना। तो छंद शब्द का मुख्य सामान्य अर्थ हुआ किसी को प्रसन्न करना या किसी को खुश करना। तो इन्हीं अर्थों के कारण छंद का अर्थ प्रसन्न करने वाली वस्तु, आच्छादित, आच्छादित बंधन, अक्षर, क्रम, विशेष आदि से लिया जाता है। इसे अभिव्यंजना का उपकरण भी कहा जाता है। छंद को अभिव्यंजना का उपकरण भी कहा जाता है। प्रत्येक छंद में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। प्रत्येक चरण में किसकी संख्या रहती है निर्धारित, वर्ण की, यानी कि वर्णों की। अब हिंदी के अंदर बात करें तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी भाषा के अंदर 44 वर्ण होते हैं, जिसके अंदर 11 तो स्वर हो गए और 33 हो गए व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके वर्ण कहलाते हैं, वो वर्ण। तो प्रत्येक छंद में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। कविता में प्रयुक्त होने वाले
वर्ण, मात्रा, यति आदि के संगठन को छंद कहते हैं। जैसे हम जब कोई कविता लिखते हैं तो कविता के अंदर जितने वर्ण हैं और वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। तो उसमें जितने वर्ण होंगे, मात्राएं होगी, यति, गति आदि जितने भी उनका जो संगठन है, उनका समूह है, वो ही छंद कहलाता है। कविता की पंक्ति में मात्रा, वर्ण, यति, चरण, गति, गण की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसी का नाम छंद विधान है। प्रणव या उद्दिग्ध ही छंद सृष्टि का आदि स्वरूप है। तो आपको ये पता लगी कि छंद किसे कहते हैं। मतलब को जो कोई कविता है या कोई छंद है, कविता या कोई दोहा है या कोई पंक्ति है, उसके अंदर जो उसके वर्ण हैं, उसकी मात्राएं हैं, मात्राओं की इतनी संख्या है, कहाँ पर यति हो रही है, कहाँ पर गति होती है, उन सभी का एक समूह है, एक समाहार, उसे ही छंद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे छंद के भेद। छंद के भेद पढ़ेंगे हम। छंद के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है उसका वर्णिक छंद, एक होता है उसका मात्रिक छंद। एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है इसका मात्रिक छंद। छंद के कितने भेद हैं? छंद के केवल दो भेद होते हैं, वर्णिक छंद या मात्रिक छंद। जिन छंदों के पाद अथवा चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं, चरण मतलब पंक्तियां, वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। यानी कि वर्णिक छंद से क्या अभिप्राय है? जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब जिसके अंदर वर्णों की संख्या होती है, जो वर्णों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो कहलाता है हमारा वर्णिक छंद। तथा जिन छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या निर्भर रहती है, वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। मतलब सिंपल से अभिप्राय है, छंद के दो भेद होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद की जब तुलना करेंगे तो हमें उसके अंदर वर्णों की संख्या देखनी पड़ेगी, कितने इसके अंदर वर्ण आए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 10 हैं। और मात्रिक छंद के अंदर केवल मात्राओं की गिनती की जाती है। तो ये छंद के दो भेद है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा मात्रा क्या होती है? स्वर या वर्ण की निश्चित उच्चारण काल अवधि को मात्रा कहा जाता है। स्वर, जब हम कोई स्वर बोलते हैं या कोई वर्ण बोलते हैं या कोई व्यंजन बोलते हैं, उसकी निश्चित उच्चारण काल अवधि, उसका मतलब उसके उच्चारण में लगने वाला समय, वो उसकी मात्रा कहलाती है। गुरु तथा लघु भेद से मात्राओं के दो भेद हैं। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है गुरु और लघु। आप जब आगे पढ़ोगे तो एक होता है लघु, और एक होता है उसका गुरु। जब छंद सत्र में लघु गुरु पढ़ते हैं ना, तो लघु क्या होती है और गुरु क्या होती है? लघु, वैसे तो मैं बताया अपना लघु बताता हूँ छोटा, यानी कि लघु की एक मात्रा होती है और गुरु की दो मात्राएं होती हैं। आगे पढ़ते हैं। अब है लघु। ह्रस्व को लघु कहते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मतलब जो स्वर हैं, स्वर के भी कई प्रकार के भेद होते हैं। जैसे स्वर के दो भेद हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि इसके अंदर ए, ई, छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने में उच्चारण समय कम लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर या इनको लघु स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में उच्चारण में अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी जो स्वर बसते हैं, हमारे जो 7 स्वर बसते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई, ओ और औ, ये सब क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो लघु, ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है। ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, यानी कि जो ह्रस्व है यानी कि लघु है, उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। मैंने आपको बताया था, इसकी जो मात्रा होती है वो एक मात्रा गिनी जाती है। जैसे ए, ई, ऊ, री, रे, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन बनता है कितने ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 आएंगे। ए, ई, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री ऋषि वाला। वैसे ये री की जो स्वर है, ये संस्कृत भाषा का स्वर है। और ली, ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। किसी व्यंजन में इनकी मात्रा रहने पर भी वह लघु वर्ण ही गिना जाएगा। मतलब यह किसी व्यंजन में आ जाएं तो उनकी, ये व्यंजन के साथ आ जाएंगे ना, तो उनकी मात्रा फिर भी लघु ही गिनी जाएगी। मात्रा गणना के समय लघु के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है लघु के लिए, और दीर्घ के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। तो लघु के लिए ये चिन्ह है और गुरु के लिए ये चिन्ह है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लघु के लिए लघु का चिन्ह क्या है? लघु के लिए एक मात्रा, ये लघु का चिन्ह है, और गुरु के लिए एस यानी कि दो मात्राओं का समूह है, ये इसका चिन्ह है, सिंबल बोल सकते हैं इसको आप। इसके अलावा बात करते हैं गुरु की। एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण को गुरु कहा जाता है। जिसके अंदर एक मात्रा वो लघु कहा जाएगा, जिसके अंदर एक से अधिक मात्रा है वो गुरु कहा जाएगा। आ, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह, ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, यानी कि बड़े स्वर कहा जाता है। इनमें इनको बोलते समय अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे ए को जब बोला तो ए में हमेशा छोटा समय लगता है। एक हमने बोला आ, इसको बोलते समय थोड़ा लंबा समय लगता है, इसलिए ये छोटा स्वर है, ये बड़ा स्वर है। अब हम बात कर लेते हैं छंद के अंदर यति और गति क्या होती है। यति, इसका अर्थ है ठहरना। यति का मतलब होता है ठहरना, ठहरना, ये यति कहलाती है। यानी कि किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो अल्प विराम आता है, अल्प विराम मतलब छोटा सा, मतलब हम जब थोड़ा सा रुकते हैं उसे यति कहते हैं। मतलब हम कोई कविता का वाचन कर रहे हैं, कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं, तो उस पंक्ति को जब हम लास्ट में जब उस थोड़ा सा हल्का सा रुकेंगे ना, तो वो यति कहलाती है। उच्चारण में वक्ता को थोड़ा विश्राम मिलने से नाद सौंदर्य में निखर उठता है। हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसके अंदर हल्का सा ठहराव आता है। कविता को यदि पाठ की तरह पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो वो उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें रस आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए कविता के अंदर रस की अनुभूति करने के लिए उसके अंदर ठहराव की आवश्यकता है, इसलिए यति की आवश्यकता है। वो ठहराव ही, अल्प विराम ही यति कहलाता है छंद शास्त्र के अंदर। इसका फर्क क्या पड़ता है? इससे श्रोता के लिए अर्थबोध भी सुगम हो जाता है। अर्थबोध का मतलब कवि जो कविता कह रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका ज्ञान हो जाता है, वो यति कहलाती है। अब उदाहरण के लिए आपके सामने एक चौपाई है, ये उदाहरण है, ये चौपाई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, देखो रज पे यहाँ पे कोमा लगा हुआ हल्का सा, तो यहाँ पर रुके, तो जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पर कोमा लगता है वो यति कहलाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पर रुके हल्का सा। निज मन मुकुर सुधार, ये एक पूरी पंक्ति है, यानी कि चरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज यहाँ पर रुके तो ये यहाँ पर लगी यति, यहाँ पर यति लगी। निज मन मुकुर सुधार, ये दोहा छंद है, इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। दोहा छंद कौन सा है, उलाला कौन सा है, सोठा कौन सा, कुंडलिया कौन सा, छप्पे कौन सा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यति और गति के बारे में बात कर रहे हैं हल्के से। अब एक और है तारे डूबे, तारे डूबे। अब यहाँ पर डूबे पे कोमा लगा हुआ, तो यहाँ पर हल्का सा जो कवि है, जो वक्ता है वो रुकेगा, तो तारे डूबे यहाँ पर रुके, ये यति है। तम टल गया, यानी कि तारे, स्टार वो डूब चुके हैं। तम, तम मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा टल गया मतलब अंधेरा दूर हो गया। छा गई है व्योम में लाली, छा गई है, व्योम मतलब होता है आकाश, लालिमा, लालिमा छा गई है। ये चंद्रकांता छंद का उदाहरण है, जिसमें 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। तो यति आप समझ गए, जहाँ पर जब हम किसी कविता का वाचन करते हैं और वाचन करते समय जहाँ पर हम अल्प विराम लेते हैं, या यदि आपको ये भी समझना है तो जहाँ पर जब कोमा लगता है, कोमा इसकी सबसे मुख्य पहचान है, जहाँ पर कोमा लगा है तो वो यति है। अब हम पढ़ते हैं गति। जैसे यति होती है वैसे गति होती है। गति का मतलब नॉर्मल सी बात है स्पीड, स्पीड से। छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। इसके द्वारा छंद में संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता भी आ जाती है। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय और गति होती है। मतलब हम जब किसी भी छंद को, कविता का वाचन करेंगे तो उसमें एक ध्वनि आती है, संगीतात्मक ध्वनि आती है, उसी को गति कहते हैं। जैसे बरखा काल मेघ नभ छाए, जैसे इसको बोल रहे हैं, यानी कि कहाँ पर हमारी ध्वनि तेज़ हो रही है और कहाँ पर हमारी ध्वनि थोड़ी सी डाउन हो रही है, स्लो हो रही है, वही गति कहलाती है। तो वर्णों और मात्राओं का क्रम बदल देने पर उस छंद की गति भंग हो जाती है। जैसे कोई कविता है और उस कविता को हमने टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, तो उसकी गति है ना वो खराब हो जाएगी, फिर उसके अंदर रस नहीं आएगा। वर्ण और मात्राओं का क्रम बदल देने पर उस छंद की गति भंग हो जाती है। दो भिन्न छंदों में गति की भिन्नता होती है। देखिए, जैसे पहला है दिवस का अवसान समीप था, ये एक
कविता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये एक कविता है, ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। या दूसरा है चूमता था भूमितल को अर्थ विदुषा भाल, ये गति का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे तुक और चरण। छंद के अंदर मात्रा क्या होती है, लघु क्या होती है। मात्रा दो प्रकार की, लघु और मात्रा दो प्रकार की, आपके सामने मैंने बताया था। मात्रा होती है लघु, लघु के लिए ऐसे लगता है, और गुरु की मात्राएं होती है जिसमें दो होंगी, जिसमें दो मात्राएं होंगी, वो है ये होएगी। सॉरी, इसका जो लघु के लिए एक मात्रा, लघु के लिए आप ऐसे लिखोगे ये लघु की है, ये लघु मतलब एक स्वर, यानी कि जिसमें एक मात्रा हो, लघु। और जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ बोल सकते हैं, इसको गुरु बोल सकते हैं, या इसको बोलेंगे गुरु, उसकी ऐसे होती है दो, जिसमें दो मात्राएं आती हैं, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। तो वो मात्रा होगी, गति होगी, यति होगी। उसके बाद पढ़ते हैं हम तुक और चरण। अब तुक क्या होता है, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जो हम छंद पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, कुछ चरण पढ़ते हैं, उसकी जो अंतिम ध्वनि होती है ना, उसमें समानता आती है, यानी कि एक लाइन आ गई और फिर सेकंड लाइन आ गई। यहाँ पर जो अंतिम शब्द है उसका भी अंतिम शब्द ये होना चाहिए। जब हम जैसे मान लो कविता पढ़ते हैं ना, तो कविता के अंदर अंतिम, हम उसमें ध्वन्यात्मकता लाने के लिए उसके अंतिम शब्द की ध्वनि को सेकंड जब पंक्ति आएगी उसकी ध्वनि से मैच करते हैं, तब उसको पढ़ने में मज़ा आता है और उसको बोलने के अंदर मज़ा आता है और सुनने वाले को भी उसके अंदर मज़ा आता है, रस आता है। उसे बोलते हैं तुक। छंद के चरण की अंतिम ध्वनि की समानता, यानी कि समानता को तुक कहते हैं। जिन छंदों के चरण की अंतिम ध्वनियाँ मिलती है उन्हें तुकांत कहते हैं, और जिनकी नहीं मिलती उन्हें अतुकांत कहते हैं। तुक और तुकांत, जिसकी मिलती उसे तुक कहते हैं तुकांत, और जिसकी नहीं मिलती उसे अतुकांत कहते हैं। अंत्यानुप्रास के तीन भेद उत्तम, मध्यम और निकृष्ट माने गए हैं। अब तुकांत का आपके सामने उदाहरण है। अब आपको मैं तुकांत उदाहरण करके बताता हूँ। ये तुकांत का उदाहरण है, ये देखिए तुकांत और अतुकांत के उदाहरण। तुकांत का मतलब क्या हुआ, यानी कि चरण की अंतिम ध्वनि मिलनी चाहिए। देखो, दीपक के जीवन में आली, फिर भी जीवन में लाली। अब इस पंक्ति की जो लास्ट ध्वनि है बड़ी ई, और इसकी लाली, इसकी बड़ी ई, यानी कि देखो ध्वनियाँ मिल रही है। ध्वनियाँ यानी कि वर्ण, वर्ण वर्ण, यानी कि जो वर्ण, जो माला है वर्ण, यानी कि जो उसको लिखेंगे अक्षर के अंदर तो वर्ण कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। और जब उसको बोलेंगे तो ध्वनि कहलाती है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो जब इसको बोलेंगे तो ध्वनि कहलाती है। तो ई ध्वनि आपको पता ही है, जब ई को बोलेंगे तो ध्वनि कहलाती है, और ई को जब लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाता है। तो दीपक के जीवन में लाली, ई की मात्रा, यानी कि ई की ध्वनि आ रही है, फिर भी जीवन में लाली, आली और लाली ई आ रही है। तो ये तुकांत का उदाहरण है। और सामने अतुकांत का उदाहरण है। परंपरा जब लुप्त होती है सभ्यता अकेलेपन के। देखो इसकी लाइन, इसके अंदर ध्वनि अलग है, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, और उसमें ए की, इसमें तो ए की ध्वनि, इसमें ए की ध्वनि आ रही है। तो ये अतुकांत का उदाहरण है। तो ये देखो अतुकांत का उदाहरण। परंपरा जब लुप्त होती है सभ्यता के अकेलेपन में, दर्द से मरती है कल में लगाना जानते हो, दर्द से मरती हैं कल में लगाना जानते हो, तो जरूर लगाओ मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। परंपरा है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है, परंपरा से लिया गया ये पंक्तियां हैं कुछ। अब हम पढ़ते हैं चरण। अब छंद का एक अगला स्टेप है, वो कहलाता है चरण। चरण क्या होता है, छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद की जो पंक्तियां होती हैं ना, वो चरण कहलाती है। इसे पद भी कहा जाता है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है। छंद के अंदर मात्राएं निश्चित होती हैं, मात्राएं निश्चित होती हैं, और उसकी वर्ण निश्चित रहता है, उसकी गति, यति, तुकांत, अतुकांत, चरण, ये सब जितने भी ये स्टेप हैं, ये सब चरण यानी कि ये छंद के स्टेप हैं। ये हमें आपको पता होना चाहिए। चरण क्या होते हैं, छंद की पंक्तियां चरण कहलाती है। सिंपल सी बात है, जो लाइनें होती है ना वो चरण कहलाती है काव्यशास्त्र की भाषा के अंदर। अब गण क्या होता है, गण तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। इन गणों की संख्या 8 होती है। गण के बारे में वैसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने है डिस्प्ले पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण,
जो गणों की संख्या है ना, यगण, मगण, तगण, रजण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 प्रकार के गण होते हैं। और इनको याद करने का एक सूत्र है, य माता राज भान, और आगे में थोड़ी समय नहीं, जगह नहीं बची, ये माता राजभान सलगा, ये गण को याद रखने का सूत्र है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा गण को कैसे याद किया जाए इजी तरीके से, आपको सब पता लग जाएगा, उसकी मात्राएं भी आपको निकालनी आ जाएगी। जैसे यगण, मगण, तगण, रजण, जगण, भगण, नगण, सगण, इनकी मात्राएं हैं। एक यगण में 1 गुरु 2 लघु होते हैं, मगण में 3 गुरु होते हैं, तगण में 2 गुरु 1 लघु होता है, रगण में एक गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। उसके बाद जगण के अंदर लघु गुरु लघु, भगण के अंदर गुरु लघु लघु, और नगण के अंदर 3 लघु होते हैं, और सगण में 2 लघु और 1 गुरु होता है। ये सामने उदाहरण है, यशोदा, मानधाता, आश्चर्य, राधिका, जयंत, भारत, नयन और सरला, और इसके देवता हैं, फल है शुभ या अशुभ हैं। ये गण की बातें हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आज हमने छंद शास्त्र के बारे में पढ़ा, छंद किसे कहते हैं, और छंद के जो मुख्य छोटे उसके जो पॉइंट हैं वो आज हमने पढ़े हैं। छंद के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे यति है, गति है, मात्रा है, वर्ण है, तुक है, तुकांत है, गति, यति, ये सब बातें हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी है। उम्मीद है ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित रहेगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, हैव ए गुड डे, जय माता दी।